वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और पार्टनरशिप का लास्ट लेक्चर। आज हम पार्टनरशिप को फिनिश करने वाले हैं। हमने पार्टनरशिप में क्या क्या कर लिया, हमने एडमिशन कर लिया था, हमने रिटायरमेंट कर लिया, हमने डेथ भी कर लिया और आज हम करेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब कि अपने पार्टनरशिप को अब आपको करना है बंद। डिसोल्यूशन मतलब कि कंप्लीट क्लोजर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स। फर्म बंद हो जाएगी तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। जब फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है, सारे एसेट्स को रियलाइज करना होता है, मतलब सारे एसेट्स को बांटना होता है, सारे लाइबिलिटी को पे करना होता है, पार्टनर के अकाउंट्स को सेटल करना होता है और जितना भी कैश बचा है अभी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के साथ। सपोज अगर एबीसी पार्टनर है और फर्म ने बोला कि अब हम अपने बिजनेस को परमानेंटली बंद करने वाले हैं, तो एक फर्म के सारे एसेट्स बिक जाएंगे, क्रेडिटर पे होंगे, जितना भी अमाउंट बचेगा वो फिर एबीसी अपने में बांट लेंगे। इसी को कहते हैं डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू बन सकता है कि जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पूछेगा तो आपको लिखना है इट मींस चेंज इन द रिलेशनशिप इन द बिटवीन द पार्टनर्स और बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी सी पार्टनर्स हैं और सी उसमें रिटायर करता है तो ओल्ड पार्टनरशिप एंड्स, तो इसको भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कहते हैं, लेकिन बिजनेस तो कंटिन्यू करेगा ए और बी के साथ। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? जब पूरा का पूरा बिजनेस एंड आ जाता है और सारे पार्टनर्स जो बिजनेस कैरी कर रहे थे अब वो सीज हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम ट्रिक की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्लस क्लोजर ऑफ बिजनेस, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब नेसेसरी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नहीं होता। ठीक है, अब कॉजेज क्या होते हैं डिसोल्यूशन के, क्यों, रीजंस क्या हैं? कि पहला, डिसोल्यूशन एग्रीमेंट के द्वारा हो गया, मतलब कि पार्टनर्स ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम फर्म को बंद कर देते हैं। जब जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी ने डिसाइड किया अब कि वो इस बिजनेस को कंटिन्यू करना नहीं चाहते, तो वो एक एग्रीमेंट के द्वारा डिसॉल्व कर देंगे कि हमने एग्रीमेंट बनाया है कि हम इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करें और तीनों साइन कर देंगे। कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है जब सारे पार्टनर्स, देखो यहाँ और लिखा है, इसमें से कोई भी एक रीजन भी हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट मतलब अब वो बैंकरप्ट हो गए हैं, अब उनके पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, या फिर ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। अब मोस्टली अगर चार हैं उसमें से तीन हो गए, एक नहीं हुआ, तो वो एक क्या पार्टनरशिप चला लेगा? एक तो वैसे भी पार्टनरशिप नहीं चला पाएगा। या फिर बिजनेस अब अनलॉफुल हो गया, उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो लॉ की नजरों में अच्छा नहीं था, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ड्रग में डील करा, तो दैट इज अनलॉफुल बिजनेस, तो पार्टनरशिप कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी। सपोज ए और बी पार्टनर्स थे, दोनों इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। अब डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, तीसरा पार्ट होता है कि कुछ इवेंट हो गई। इवेंट क्या हो गई? कि आपने पार्टनरशिप ना एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई थी और अब वो फिक्स पीरियड खत्म हो गया। आपने कहा था कि 1 साल की पार्टनरशिप है और अब 1 साल खत्म हो गया, तो जब 1 साल खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। आपने वो किसी स्पेसिफिक वेंचर के लिए बनाई थी, आपने कहा था कि हमने पार्टनरशिप बनाई है क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आर&डी करनी है, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, वेंचर मतलब कार्यक्रम, वेंचर कंप्लीट तो पार्टनरशिप कंप्लीट, खत्म। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, मैंने बोला ना कि पार्टनरशिप और बिजनेस अलग चीजें हैं, तो अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पुरानी पार्टनरशिप बंद और फिर नई पार्टनरशिप शुरू। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर वेयर एवर एप्लीकेबल। एक होता है कि कोर्ट भी आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है, किस बेसिस पे? पहला, अनसाउंड माइंड, अगर पार्टनर्स मेंटली इनकैपेबल हो गए हैं तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आप अपनी पार्टनरशिप बंद करा दो। ठीक है, अगर कोई भी एक पार्टनर जो पार्टनरशिप में की रोल प्ले करता था या फिर उसके बगैर पार्टनरशिप नहीं चल सकती थी, वो मेंटली इनकैपेबल हो गया तो पार्टनरशिप बंद। दूसरा, इनकैपेसिटी मतलब कि उसमें कुछ, फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटी आ गई, वो अपनी ड्यूटीज को अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है,
तो भी परमानेंट इनकैपेसिटी से पार्टनरशिप बंद कर देते हैं कोर्ट। तीसरा, मिसकंडक्ट, आपने कुछ ऐसा काम किया जो बिजनेस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। चौथा, आपने जिस एग्रीमेंट में, आपको ना एग्रीमेंट बनाना होता है, जो एग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड में होता है उसमें लिखते हैं हम ऑब्जेक्टिव कि हमने इस पार्टनरशिप को क्यों बनाया है। तो उसमें आपको लिखना पड़ता है कि ये जो है ये लॉफुल बिजनेस कंडक्ट करेंगे। आपने अपने एग्रीमेंट में कुछ ऐसा काम लिखा और उसके अलावा आपने उस काम के अलावा कोई और काम कर दिया तो आपने उस एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया, आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जब एक पार्टनर अपना एंटायर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब अपना सारा असेट लाइबिलिटी जितना उसके पास चीजें हैं वो किसी थर्ड पार्टी को दे दे, ट्रांसफर कर दे। बिजनेस कैन ओनली बी कैरिड ऑन एट लॉस। अब ऐसा लग रहा है कि अब पार्टनरशिप कभी फायदा नहीं कमा पाएगी और सिर्फ लॉस ही लॉस होना है, तो भी पार्टनरशिप को बंद करने का कोर्ट ऑर्डर दे देता है। या फिर ये जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड है, कोर्ट को लगता है कि डिसोल्यूशन जो है वो फेयर और और रीजनेबल है, कि मतलब अगर अभी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया तो इट वुड बी ओके फॉर ऑल ऑफ द पार्टनर्स। तो इसको कहते हैं जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। अब आता है क्वेश्चन कि पार्टनरशिप जब डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद क्या स्टेप होते हैं। तो आपको अपने एसेट्स को रियलाइज करना होता है, मतलब अपने एसेट्स को जितना भी उनको सेल करना है या उनको पार्टनर्स को देना, जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो करना होता है आपको। बाहर की लाइबिलिटी मतलब कि आपके अगर कोई क्रेडिटर्स, बिल पेबल है, आपके कोई लोन लिया है आपने कहीं से, उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। आपको हर एक पार्टनर का लोन कब आया था, हमने कल पढ़ा था कि पार्टनर का लोन आया था जब पार्टनर रिटायर हो रहा था। जो रिटायरिंग पार्टनर है आपके पास पैसा नहीं है, अब जब उस रिटायरिंग पार्टनर को तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, तो उसका लोन देना है। आपको अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेटल करने हैं कि जितनी कैपिटल उनको चाहिए रहती है उतनी कैपिटल उनको दे दो। आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो बचा हुआ कैश है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो इसको ही कहते हैं सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऑल इन ऑल यू हैव टू सेटल ऑल द अकाउंट्स एंड पे ऑफ ऑल द लायबिलिटी एंड रियलाइज ऑल द एसेट्स। फिर आता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम ये पता लगा सके कि क्या प्रॉफिट और लॉस है जब हम अपने एसेट्स को रियलाइज करेंगे और अपनी लायबिलिटी को सेटल करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है, इसमें सारे जितने एसेट आपने ट्रांसफर करे, लाइबिलिटी ट्रांसफर, जितने एसेट बेचे, लाइबिलिटी बेची, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, असेट लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर, और आखिरी में हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है जो किसको मिलता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास डिसोल्यूशन होने वाला है पार्टनरशिप का, मशीनरी 80,000, फर्नीचर 20,000 और स्टॉक 30,000 का पड़ा है, टोटल 1,30,000 के आपके पास स्टॉक पड़े हैं। तो आप क्या एंट्री करोगे, आप सारे के सारे एसेट्स को ना, ये कंपल्शन होता है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि आपको सारी चीजें पहले रियलाइजेशन में डालनी है, क्योंकि रियलाइजेशन एक टेम्पररी अकाउंट है। इसको कहते हैं कि आपको ऐसे प्रेजेंट करना है अपने अकाउंट्स को। तो आपने सारे एसेट्स, अगर एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट होंगे, तीनों क्रेडिट, और रियलाइजेशन में गया तो वो डेबिट। क्यों, क्योंकि अब एसेट्स क्या है, बुक्स में से हटाए जा रहे हैं, और रियलाइजेशन एक टेम्पररी अकाउंट है, तो ये एंट्री इसलिए किया जाता है क्योंकि एसेट्स को आप बुक में से हटा रहे हो। अगर आपने अपने एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया, विच एसेट्स आर नॉट ट्रांसफर, कौन से एसेट को आप ट्रांसफर नहीं करते, तो जो कैश का और बैंक का बैलेंस होता है उसे ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि कैश इटसेल्फ इज यूज्ड टू सेटल एंड पे ऑफ लायबिलिटीज, कैश को ही तो यूज करोगे सेटलमेंट के लिए, इसलिए कैश को और बैंक को, वो क्वेश्चन में देगा कैश बैंक कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कैश और बैंक अगर वो देगा तो उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता। सारे एसेट रियलाइजेशन में जाते हैं लेकिन कैश और बैंक रियलाइजेशन में नहीं जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी की बात करें, सपोज आपके पास क्रेडिटर 60,000 के हैं, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर करोगे। जब लाइबिलिटी ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर करना मतलब एक तरीके से अपनी लाइबिलिटी कम करना, लाइबिलिटी कम हो गई तो हो गई डेबिट, और रियलाइजेशन में चली गई तो वो हो गया क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आपने एसेट्स को बेचना है। ठीक है, सपोज एक मशीनरी 80,000 की थी, आपने उसे 70,000 में बेच दिया। अब क्या हुआ, बैंक में पैसा आया टू रियलाइजेशन 70,000, जितना एक्चुअल अमाउंट आपको रियलाइज हुआ। हमेशा याद रखना, ये मत सोचना मशीनरी 80,000 की थी, आपको उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है जितना आपको एक्चुअली रियलाइज हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस मशीनरी या उस फिक्स्ड एसेट को बेचने के बाद। अगर कोई एसेट ऐसी थी जो पार्टनर ने बोला कि मैं ले जा रहा हूं अपने साथ, सपोज 80,000 की मशीनरी थी, ए ने बोला कि इस मशीनरी को मैं 75,000 में ले जा रहा हूँ, मार्केट वाले 70 दे रहे थे, ए ने बोला मैं 75 में दे ले जाऊंगा, तो पार्टनरशिप में तो फायदा ही हो रहा था, तो ए ने बोला मेरे को 75 में बेच दो। तो अब क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि ए अब इसके लिए पैसा देगा।
ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो जब रियलाइजेशन अकाउंट आपका ये बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में आप लिखोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ही आ जाएगा जितने की वो मशीनरी ले गया। ओके, उसके बाद क्योंकि पार्टनर इज इफेक्टिवली पेइंग फॉर द असेट थ्रू इज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट क्यों आता है, क्योंकि वो अपने कैपिटल अकाउंट से ही उस असेट को पे ऑफ करने वाला है। अगर लाइबिलिटी पार्टनर ले जाता है तो फिर ऑब्वियसली अब उसके दूसरे साइड पे आ जाएगा। तो रियलाइजेशन, अगर बी ने बोला कि मैं इस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देता हूँ, तो अगर आपकी लाइबिलिटी को बी पे ऑफ कर देता है तो उस बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि रियलाइजेशन अकाउंट, जो पहला रियलाइजेशन था ना, उसमें एसेट बढ़ते थे तो क्रेडिट होते थे, बट दैट वाज समथिंग जो उस समय पे पार्टनरशिप चल रही थी। अब पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, तो हम सारे असेट्स और लाइबिलिटी को बस ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी ले गया तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, अगर कोई पार्टनर एसेट ले गया तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, liability taken of the partner is credited to partners capital account। ठीक है, realization expenses, सपोज सारे एसेट्स लाइबिलिटी को बेचने के चक्कर में 5,000 के खर्चे हो गए, कौन पे करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको पे करती है फर्म, तो फर्म पे करती है तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके प्रॉफिट को कम करेंगे, ये खर्चे अब सारे पार्टनर्स बियर करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सपोज किसी पार्टनर ने बोला कि मैं इन खर्चों को मैं पे कर दूंगा, ए ने बोला कि मैं पर्सनली 3,000 रुपए रियलाइजेशन के पे कर दूंगा, तो अब टू बैंक की जगह पे टू ए लिख दो, क्योंकि कोई कैश पे नहीं किया फर्म ने, तो टू बैंक की जगह पे टू ए लिख दिया, सिंपल। अब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया, आप अपनी पार्टनरशिप बंद कर रहे थे, ठीक है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट दैट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, एग्जांपल एक कंप्यूटर था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था बुक्स में, तो अब बट इट इज सोल्ड फॉर 10,000, एक कंप्यूटर था वो बुक्स में लिखा ही नहीं था, कभी पता ही नहीं था, लेकिन जब आपने सारे एसेट लाइबिलिटी बेच रहे थे तो आपने उसको भी 10,000 रुपए से बेच दिया, तो सबसे पहले तो 10,000 से बेच दिया, पैसा आया तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और क्रेडिट कब हुआ था, जब हमारे जो असेट्स हैं वो कौन लेके गया था, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, और अगर लाइबिलिटी पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। अगर अब क्वेश्चन आता है, अगर ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर ले गया, सपोज ए ने बोला कि ये वाला जो कंप्यूटर है ना वो बेचने की जगह मुझे दे दो 8,000 रुपए में, तो फिर ए का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखोगे आप बाय एस कैपिटल अकाउंट, जस्ट लाइक ए ने कोई असेट टेक ओवर किया तो ए ने कोई अनरिकॉर्डेड असेट भी टेक ओवर किया, तो एंट्री तो सेम होने वाली है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 6,000 की थी, उसको डिस्कवर करके पे कर दिया, तो वो फर्म का खर्चा है, तो टू बैंक। ठीक है, डेबिट करेंगे रियलाइजेशन और टू बैंक। अब पार्टनर्स लोन है, सी रिटायर हुआ था, सी ने बोला कि मुझे पैसे दो, उन्होंने बोला हम आपका ये लोन बना देते हैं, हम आपको पैसे बाद में देंगे। ए हैज गिवन द फर्म अ लोन ऑफ 40,000, तो सी ने यहाँ पर सी की जगह ए ले लो, उसने बोला ए मैं रिटायर हुआ था, मैंने तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे, हमने उसको लोन की तरह ट्रीट किया था, मैंने तुम्हें 40,000 का लोन दिया है। सो पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं किया जाता रियलाइजेशन अकाउंट में, और क्या ट्रांसफर नहीं हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश एंड बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर का लोन, कैश और बैंक रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता, इनको आपको कैश और बैंक का क्यों नहीं होता, उसका रीजन था क्योंकि वही तो यूज हो रहे हैं सेटलमेंट के लिए, और पार्टनर के लोन को क्यों नहीं ट्रांसफर किया जाता, क्योंकि अब आपको उस लोन को पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको बाहर की लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है, फिर पार्टनर का लोन पे करना पड़ता है, ये प्रायोरिटी है, फिर सबसे लास्ट में आपको जो बचा हुआ है वो पार्टनर की कैपिटल में दे दो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट,
अगर जब सारी ट्रांजेक्शन आपने एट दी एंड रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि एक टेम्पररी अकाउंट है, उसमें जब लिख दिया, तो आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड। अब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। किसमें मिलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। सपोज ए और बी प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2 में, सारे लाइबिलिटी और एसेट्स को सेटल करने के बाद 50,000 का रियलाइजेशन में प्रॉफिट दिख रहा है, तो ए और बी 50,000 को अपने रेशियो में ले जाएंगे, विच इज 30,000 एंड 20,000। सिंपल। अब इसका एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन के प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ होता है प्रॉफिट। ठीक है, रियलाइजेशन में क्या दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है। तो रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, तो प्रॉफिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। और रियलाइजेशन से ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन में लॉस हुआ है, मतलब डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, तो अब इनको वही लॉस अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करना पड़ेगा। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, अब जिसको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते, वो जिनको सिर्फ रटना है, वो ये देख लो कि रियलाइजेशन अकाउंट जब जब क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है, तो डेबिट साइड कौन कौन सी आती है? एसेट जो आपने ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटी जो आपने पे कर दी, रियलाइजेशन के जो खर्चे थे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो पे कर दी, और जितना रियलाइजेशन पे लॉस हुआ। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? जितनी लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई, जितने एसेट बिक गए, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एंड रिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रियलाइजेशन। आप ये चीज देख रहे हो, क्रेडिट साइड पे जितनी भी चीजें हैं, ये क्रेडिट साइड पे जितनी भी चीजें हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफर मतलब आपका फायदा, एसेट बेचा फायदा, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फायदा, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज फायदा, प्रॉफिट फायदा, ये सब फायदे दिखा रहे हैं। ये आपको लॉस दिखा रहे हैं। एसेट को ट्रांसफर किया, लॉस हो गया। लाइबिलिटी को पे किया, लॉस, खर्चा हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस, खर्चा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे, खर्चा। लॉस ऑन रियलाइजेशन, खर्चा। तो सारे डेबिट में क्या आ रहे हैं? खर्चे आ रहे हैं। डेबिट क्या करना है? डेबिट आपको करना है क्या? डेबिट करना है आपको व्हाट रियलाइजेशन गिव्स, मतलब लॉसेस। और क्रेडिट क्या करना है? व्हाट रियलाइजेशन रिसीव्स, मतलब गेन। बता चुकी हूँ। अब न्यूमेरिकल देखो। फॉर एग्जांपल, एबीसी पार्टनर्स थे, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। एसेट्स 3 लाख है, आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख है। एसेट रियलाइज 2,70,000 है, लाइबिलिटी पेड 95,000 है, और रियलाइजेशन का एक्सपेंस 5,000। तो सबसे पहले आपको एसेट को ट्रांसफर करना है। एसेट ट्रांसफर करना है। डेबिट साइड क्या क्या आएगा? डेबिट साइड आएगा, आपका मैंने क्या क्या बताया ऊपर पढ़ो। डेबिट साइड क्या क्या आएगा? एसेट जो ट्रांसफर करी, लाइबिलिटी जो पे करी, जो जितने भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करनी पड़ गई, और जितना भी लॉस है, मतलब जितने भी खर्चे हैं, वो डेबिट साइड आ जाएंगे। अच्छा, एसेट को ट्रांसफर किया 3 लाख, डेबिट साइड। लाइबिलिटी पे करी 95,000, डेबिट साइड। एक्सपेंसेस हैं, डेबिट साइड। टोटल डेबिट हो गया। अब टोटल क्रेडिट देखो, लाइबिलिटी ट्रांसफर, क्रेडिट साइड। एसेट को रियलाइज कर दिया, पैसे आ गए, क्रेडिट साइड। तो 3,70,000। जब डेबिट माइनस क्रेडिट किया, तो हमें पता चला कि हमारा तो लॉस हो गया। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसमें? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए का, बी का और सी का लॉस निकाला। अब लॉस हुआ है, तो ए और बी और सी के अकाउंट को डेबिट करके टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख दोगे, जितने का भी टोटल इनका लॉस हुआ है, 20, 30 हजार का इनका लॉस, तो इसकी एंट्री हो गई ये। अब आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। लॉसेस भी बियर कर लिए उन्होंने, सब कुछ कर लिया। आपने सबसे पहले आउटसाइड की लाइबिलिटी पे कर ली। आउटसाइड की लाइबिलिटी में कौन कौन आता है? आपके क्रेडिटर आते हैं, बिल पेबल आता है, बैंक ओडी आता है, आउटसाइड अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटी होते हैं। फिर आपने पार्टनर के लोन अकाउंट को सेटल कर लिया। फिर आपने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को सेटल कर लिया। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी पे ऑफ करना, फिर पार्टनर के लोन अकाउंट पे पे करना, फिर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को सेटल करना। ठीक है। अब आते हैं ट्रैप्स के क्वेश्चन, कहाँ कहाँ फंसाएगा। देखो, कैश अकाउंट, कैश इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, गलत। कैश को ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन में। दूसरा, रियलाइजेशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, गलत। रियलाइजेशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीएसआर रेशियो में। कैपिटल रेशियो में क्यों करेंगे? ए और बी की कैपिटल के रेशियो में क्यों करेंगे? उसको तो पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। पार्टनर्स का लोन अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं? नहीं, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को सेटल करते हैं सेपरेटली। अनरिकॉर्डेड असेट है, क्या वो डेबिट होती है? अनरिकॉर्डेड असेट है, अब उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब कि फायदा होगा, मतलब कि क्रेडिट होगा, तो डेबिट तो नहीं होती, वो तो क्रेडिट होती है। उसके बाद आप अपने आप से क्वेश्चंस करो, तब पता चलेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है,
क्या वो क्रेडिट होती है? नहीं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब नुकसान हो गया। अब रिकॉर्ड की तो नुकसान हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट होगा। उसके बाद अब एमसीक्यू देखो, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन, क्या रियलाइजेशन अकाउंट जो है, अगर वो बोलेगा रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फॉर, तो प्रॉफिट एंड सेल ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता रियलाइजेशन में? कैश अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता। ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट, ठीक है, असेट अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट, जब आप असेट को ट्रांसफर करते हो तो क्या एंट्री बननी चाहिए? असेट को ट्रांसफर करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो क्या होता है? रियलाइजेशन डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट होता है कि नहीं? जब यहां होता है तो यहां पर असेट लिखते हो ना, यहाँ असेट्स लिखते हो जब ट्रांसफर करते हो, इसीलिए। उसके बाद ऑन ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हो तो क्या होती है? लाइबिलिटी डेबिट हो, लाइबिलिटी क्या होती है? डेबिट होती है, किसमें? रियलाइजेशन में। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो 15,000 में बेच दिया, फायदा हो गया तो क्रेडिट कर दो रियलाइजेशन। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो पे करनी पड़ेगी, नुकसान हो गया तो डेबिट कर दो रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटते हैं, किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर किया जाता है किस में? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फर्स्ट क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट इज जर्नली, जो फर्म की एसेट में फर्स्ट क्लेम, ये क्वेश्चन देखो उल्टा करके पूछा, थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड यूज करें कि सबसे पहला क्लेम किसका होता है। वो आपसे पूछ रहा है क्रोनोलॉजी की, किस क्रोनोलॉजी में आप लाइबिलिटीज को या असेट्स को पे ऑफ करोगे। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसके बाद सॉरी रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सा नेक्स्ट सेटल होता है? पार्टनर का लोन अकाउंट। ए और बी प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे थे, मतलब 1:1 है। एसेट ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में, आपको एसेट रियलाइज 1,80,000, लाइबिलिटी ट्रांसफर 70,000, लाइबिलिटीज पेड 65,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके 5,000। आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको खुद से सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल असेट अगर ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा? डेबिट होगा। असेट अगर रियलाइज्ड हो गया तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी अगर ट्रांसफर हुई है तो क्रेडिट होंगी। लाइबिलिटी अगर पे कर दी है तो डेबिट होंगी। रियलाइजेशन के जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं। और फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है क्रेडिट माइनस डेबिट करके। एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। अब ये आंसर्स भी हैं, ये मैं आंसर जो है ये स्टडी मैट जब मैं क्वेश्चन अपना ग्रुप में डालूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको ये आंसर वहाँ से दिख जाएंगे। पहले सॉल्व करना, फिर आंसर्स वहाँ से देख लेना। और जिनके जो व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं है उनको मैं बता दूं कि पोस्ट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन में फर्म बंद होती है, रियलाइजेशन में लाइबिलिटी और एसेट को सेटल करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में बांटना पड़ता है, आउटसाइड की लाइबिलिटी सबसे पहले पे ऑफ होती है, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट और फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पे करते हैं। गोल्डन रूल्स की अगर हम बात कर लें तो असेट को रियलाइजेशन, असेट कहाँ जाता है? रियलाइजेशन के डेबिट में। अगर हम गोल्डन रूल्स बात करें तो असेट अगर असेट्स है तो वो रियलाइजेशन के डेबिट में, लाइबिलिटी है रियलाइजेशन के क्रेडिट में, एसेट को बेच दिया तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ये रूल्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे अगर आपको पता है कि अगर खर्चे हो रहे हैं तो वो डेबिट हो रहा है और अगर फायदे हो रहे हैं तो वो क्रेडिट हो रहा है। लेकिन कैश और बैंक कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट में। उसके बाद सेटलमेंट का मतलब होता है जितनी भी आउटस्टैंडिंग आउटसाइड की लाइबिलिटी है पहले वो पे ऑफ करो, फिर पार्टनर का लोन पे ऑफ करो, फिर पार्टनर की कैपिटल पे ऑफ करो, ठीक है। तो ये अगर मैंने ऊपर जैसे ट्रिक बताई थी वैसी ही ट्रिक के नीचे भी है, इसको एक बार देख लो। क्या बोल रहा है ये? असेट है रियलाइजेशन के डेबिट में। अब ये असेट क्या है? एसेट जो आपने ट्रांसफर करे तो रियलाइजेशन के डेबिट में, लाइबिलिटी ट्रांसफर रियलाइजेशन के क्रेडिट में, असेट सोल्ड रियलाइजेशन के क्रेडिट में, लाइबिलिटी पेड रियलाइजेशन के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी, देन लोन पार्टनर कैपिटल लोन और फिर कैपिटल, फिर आउटसाइड लाइबिलिटी पार्टनर कैपिटल लोन पार्टनर कैपिटल, उसने ओएलसी का फुल फॉर्म दिया, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन। इसी के बाहर नहीं आए, इसके बाहर एमसीक्यू नहीं आएंगे। एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए इतना स्टडी मटेरियल इज इनफ। हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया और क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल्स दिया भी है जो इसके आंसर्स भी साथ में दिए हुए हैं। आपको बस याद रखना है कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।